नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर और एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में यूनिट नंबर 3 के इस टॉपिक में आज हम 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज हम पहुंच चुके हैं भाग नंबर 23 तक। मॉर्निंग के लेक्चर में हमने पढ़ा था भाग नंबर 22, जिसमें हमने तलाक, अंतःपीढ़ी संघर्ष और निर्धनता यूनिट नंबर 2 के उस टॉपिक को कवर किया था। तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 9 तीनों के हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। चलिए, तो यूनिट नंबर 3 में हम मेलिनोवस्की और दुर्खिम पर 50-50 प्रश्न कर चुके हैं। लेकिन डेरेनहॉफ और क्रोजर एक ऐसे विचारक हैं जिन पे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन फिर भी 1 या 2 प्रश्न आ सकते हैं आपके पेपर में। इसीलिए उस पेपर में लेविस क्रोजर से और रॉल्फ डेरेनहॉफ से जुड़े हुए लगभग 30 प्रश्नों को आज हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये वो प्रश्न होंगे जो डेटाबेस नहीं होंगे केवल, इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेशन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। धन्यवाद रविंद्र जी, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ते जाइए। ये सेकंड लेक्चर है हमारा, क्योंकि अब कम से कम 2 लेक्चर 3 लेक्चर पर डे करने होंगे, तभी लगभग 10 जुलाई तक पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट कवर हो पाएंगे। टेस्ट सीरीज का टेस्ट पेपर अपलोड कर दिया गया है, आपको मालूम ही होगा, फर्स्ट पेपर का भी और सोशियोलॉजी का भी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है? रॉल्फ डेरेनहॉफ के अनिवार्य रूप से समन्वित संघ यानी आईसीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आईसीए की जो अवधारणा है कि आईसीए क्या होता है, यह आपको क्लियर होना चाहिए रॉल्फ डेरेनहॉफ के विचारों के पढ़ने के दौरान। तो रॉल्फ डेरेनहॉफ के अनिवार्य रूप से समन्वित संघ आईसीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट आपके सामने लिखे गए हैं, बाद में इसके कूट दिए गए हैं, ठीक है। फिर आपको इसमें बताना है कौन सा कूट सही है। तो पहला है, प्रत्येक आईसीए में शक्ति और सत्ता का वितरण असमान होता है। सत्ता व्यक्ति की निजी विशेषता होती है जो उसके व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है। सत्ता हमेशा द्विविभाजित होती है जो समाज को शासक और शासित में विभाजित करती है। 3 बातें लिखी गई हैं आईसीए से संबंधित। कौन सा कथन इसमें सही है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये तो आप जानते हैं कि जब भी हम संघर्षवादी विचारधारा पढ़ते हैं, डेरेनहॉफ की विचारधारा पढ़ते हैं, तो डेरेनहॉफ हमेशा संघर्ष के लिए सत्ता के असमान वितरण को जिम्मेदार मानते हैं। यही कारण है कि पहला ऑप्शन तो सही है अपने आप में कि हाँ, सत्ता का असमान वितरण होता है। दूसरा, सत्ता व्यक्ति की निजी विशेषता होती है, यह गलत है, क्योंकि डेरेनहॉफ का कहना यह है कि सत्ता पद से जुड़ी होती है, व्यक्ति से जुड़ी नहीं होती है। ये व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, निजी विशेषता नहीं होती है, सत्ता हमेशा पद से जुड़ी होती है। इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन थर्ड क्या है? सत्ता हमेशा द्विविभाजित होती है, समाज को शासक और शासित में विभाजित करती है, ये तो सही बात है। सत्ता हमेशा द्विविभाजित होगी हर समाज में, चाहे कैसा भी समाज हो, ग्रामीण समाज हो, जनजातीय समाज हो, आदिम समाज हो या आधुनिक समाज हो या पूंजीवादी समाज हो, समाज में सत्ता एक शासक होता है और कुछ शासित होते हैं। सत्ता हमेशा द्विविभाजित होती है। यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। तो कौन सा कथन सही होगा? कथन ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखिए, डेरेनहॉफ के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाजों में वर्ग संघर्ष का मूल कारण आर्थिक संपत्ति नहीं बल्कि सत्ता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर कहीं ना कहीं वो कार्ल मार्क्स के विचारों की आलोचना कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने हमेशा क्या माना कि वर्ग संघर्ष का कारण क्या होता है? आर्थिक कारण होते हैं। लेकिन यहां पर डेरेनहॉफ कार्ल मार्क्स के विचारों की आलोचना करते हुए कहते हैं, मॉडर्न सोसाइटी में वर्ग संघर्ष का कारण, क्लास कन्फ्लिक्ट का कारण संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, बल्कि पावर है, सत्ता है। कारण क्यों? आधुनिक उद्योगों में पूंजी का वियोजन होने के कारण स्वामित्व और नियंत्रण अलग अलग हाथों में चले गया है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूंजी का वियोजन क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे मल्टीनेशनल कंपनियां, खासकर अमेरिका में यही ट्रेंड चल रहा है। अमेरिका में सबसे पहले पूंजी का वियोजन शुरू हुआ, ठीक है। भारत में आप देखिए कि उद्योगपति जो है वो अपनी कंपनी को कभी भी किसी दूसरे के हाथ में नहीं सौंपते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों के बच्चों को सौंपते हैं।
क्योंकि यहाँ पर पूंजी का वियोजन नहीं हो सकता, यहाँ डर बैठा बैठा होता है कि पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन आप देखिए गूगल में क्या है, ठीक है, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, गूगल के मालिक नहीं है। मालिक तो कौन है? बेन सर्गेई हैं, ठीक है, और लैरी पेज हैं। उनका नाम कभी आता है अखबारों में, कभी सुनते हैं उनके बारे में, लेकिन मालिक तो वही हैं। सत्या नडेला, ठीक है, सीईओ है किसके? आपके माइक्रोसॉफ्ट के, लेकिन मालिक कौन है? बिल गेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसे कहते हैं पूंजी का वियोजन। पूंजी का वियोजन होने के चलते क्या हुआ है, आपने चेहरा बना दिया, यानी पूरी कंपनी का पूरा मैनेजमेंट उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया, लेकिन असली पावर दूसरे लोगों के हाथ में है, वो दिखाई देते भी नहीं है। इसे कहते हैं पूंजी का वियोजन। तो कहने को सुंदर पिचाई मालिक नहीं है, सुंदर पिचाई को भी नौकरी काम करते हैं। टिम कुक भी एप्पल के मालिक नहीं है, एप्पल के सीईओ हैं, लेकिन मालिक कोई और हैं जो दिखाई नहीं देते। अब इसे कहते हैं पूंजी का वियोजन। इसके चलते क्या हुआ है, स्वामित्व और नियंत्रण अलग अलग हाथों में चला गया है। जिनके पास स्वामित्व वो अलग हैं और कंट्रोल किसी आपने दूसरे व्यक्ति को बैठा दिया, वो सारा चीजों को मैनेज कर रहा है। इसे कहते हैं पूंजी का वियोजन। इसी के चलते क्या हुआ है, इसी के चलते आजकल वर्ग संघर्ष जो है वो सत्ता का संघर्ष हो गया है। जो पावर में बैठे लोग हैं वो सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। गाली कौन खा रहा है? जो पद पर बैठा हुआ है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ए। या तो क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, लेविस क्रोजर के सुरक्षा बाल्व सिद्धांत के अनुसार समाज में आंतरिक संघर्ष का क्या कार्य है? अब देखिए क्रोजर ने संघर्ष को दो भागों में बांटा, आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष। संघर्ष के कई सारे प्रकार हैं, कई सारे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। वास्तविक संघर्ष, अवास्तविक संघर्ष, इस प्रकार के कई प्रकार के संघर्ष हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है, संघर्ष का सुरक्षा बाल्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो संघर्ष का सुरक्षा बाल्व का सिद्धांत दिया है लेविस क्रोजर ने। अब यहाँ पे लेविस क्रोजर सुरक्षा बाल्व के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक संघर्ष का क्या कार्य मानते हैं? यह समाज को पूरी तरह से नष्ट करने की प्रक्रिया है। ये दबे हुए असंतोष को बाहर निकालकर सामाजिक व्यवस्था को बड़े विस्फोटक से बचाता है। यह समाज में केवल आर्थिक असमानता को दूर करता है। यह भारी समूहों के साथ एकीकरण को रोकता है। तो बताइए, सुरक्षा बाल्व की बात हो रही है। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कांग्रेस की स्थापना की गई थी एहो ह्यूम के द्वारा, और एहो ह्यूम के इस कांग्रेस की स्थापना के चलते लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा बाल्व के रूप में की गई है, ताकि भारत में जो असंतोष है वो निकलता रहे थोड़ा थोड़ा करके, 1857 की क्रांति की तरह एकदम विस्फोट ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार लेविस क्रोजर भी यही कहते हैं कि समाज में थोड़ा बहुत संघर्ष होता रहना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, एक बड़ा विद्रोह हो सकता है, क्रांति हो सकती है। ठीक है, इसी को उन्होंने आंतरिक संघर्ष का यही काम होता है कि वो कहीं ना कहीं असंतोष को बाहर निकालता रहता है, व्यवस्था में स्थायित्व बनाए रखता है, छोटे छोटे बदलावों से व्यवस्था में संतुलन बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेरेनहॉफ के द्वारा वर्णित वर्ग निर्माण की प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम क्या है? वह संघर्ष होगा, और संघर्ष का कारण क्या है? सत्ता का असमान वितरण। डेरेनहॉफ ने यही कहा कि सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष को पैदा करता है, और सत्ता का असमान वितरण होने से अलग अलग वर्ग बनते हैं। तो वर्ग निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, ये कितने चरण हैं, और सबसे पहला चरण कहां से शुरू होता है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं डेरेनहॉफ से। तो वर्ग निर्माण की प्रक्रिया का तार्किक क्रम क्या है? सबसे पहले कौन सा वर्ग बनेगा? हित समूह, अर्ध समूह, संघर्ष समूह, अर्ध समूह, हित समूह, संघर्ष समूह, संघर्ष समूह, हित समूह, अर्ध समूह, हित समूह, संघर्ष समूह और अर्ध समूह। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? शिल्पा जी सही आंसर दिया आपने, सही जवाब है। मुकेश जी का आंसर भी सही है। रविंद्र जी आपने भी सही आंसर दिया है। ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक ही पहुंचे हैं, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंचिए जल्दी से जल्दी। अब ध्यान से समझिएगा, डेरेनहॉफ के जो वर्ग निर्माण की प्रक्रिया को समझ लीजिए। डेरेनहॉफ कहते हैं कि शुरुआत में क्या होता है, लोगों में चेतना नहीं होती, लेकिन उनके हित बराबर होते हैं, यानी हित तो जुड़े हैं लेकिन उनमें आपसी चेतना नहीं होती है। यानी मुद्दा तो समझ में आ रहा है कि हम सभी लोग एक ही मुद्दे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस मुद्दे को लेकर उनमें संगठन की भावना नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक आत्मचेतना तो पैदा हो रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे मुद्दे एक समान हैं, लेकिन संगठन की भावना पैदा नहीं होती। ये पहला चरण होता है वर्ग निर्माण का, और इसी दौरान बनता है अर्ध समूह। लेकिन जब अर्ध समूह संगठित हो जाता है, उसमें वर्ग चेतना पैदा हो जाती है, तो वो बन जाता है हित समूह, क्योंकि अब समझ में आ गया कि हम सबके हित समान हैं, हमको एक होना होगा।
और जब कोई समूह हित समूह के रूप में डेवलप हो जाता है तब वो संघर्ष के लिए आगे बढ़ता है और तब वो क्या बन जाता है, संघर्ष समूह बन जाता है। यानी वर्ग निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या बनेगा, अर्ध समूह बनता है, फिर हित समूह बनता है, फिर वो संघर्ष समूह का स्थान लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रोजर के अनुसार अवास्तविक संघर्ष की मुख्य विशेषता क्या है। अब हम देख रहे थे कि आंतरिक संघर्ष, बाह्य संघर्ष, वास्तविक संघर्ष, अवास्तविक संघर्ष, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इन्हीं अवधारणाओं को अगर आप आसानी से समझ में आ जाए, पेपर फिर आसान हो जाता है। तो क्रोजर के अनुसार अवास्तविक संघर्ष की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, अवास्तविक संघर्ष क्या होता है, ये किसी ठोस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन होता है, यह तार्किक होता है और समझौते से समाप्त किया जा सकता है, यह केवल दबी हुई भावनाओं, शत्रुता और तनाव की अभिव्यक्ति का मात्र है, यह सदैव समाज के लिए रचनात्मक होता है। अब देखिएगा, इसी प्रश्न को पढ़ने से आपको दो बातें क्लियर हो गई। अवास्तविक संघर्ष का प्रश्न पूछा है तो कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो बाकी तीन ऑप्शन गलत होंगे। तो ये बाकी तीन ऑप्शन किसके होंगे, ये वास्तविक संघर्ष की विशेषता होगी। क्लियर। तो आपसे पूछा गया अवास्तविक, तो तीन लक्षण ऐसे हैं जो वास्तविक संघर्ष के हैं। वास्तविक संघर्ष क्या होता है, एक ऐसा संघर्ष जो योजनाबद्ध तरीके से होता है, जिसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, जिसके पीछे कोई लक्ष्य होता है। ठीक है, जिसे हमेशा नियोजित तरीके से चलाया जाता है, जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होता, जिसमें कोई तनाव नहीं होता, जो योजनाबद्ध तरीके से होता है, जो गैर हिंसात्मक होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं वास्तविक संघर्ष। तो अवास्तविक संघर्ष की विशेषता क्या होगी, वो होता है जब केवल दबी हुई भावनाओं के चलते क्या होता है, संघर्ष होता है। दंगे फसाद हो गए, संप्रदाय दंगे हो गए, आगजनी हो गई, हड़ताल कर दी, ठीक है, लिया और बस में आग लगा दी। इस प्रकार के जो संघर्ष है वो अवास्तविक हैं, इनका कोई योजना नहीं है, इनका कोई पर्पस नहीं है, केवल अपनी भड़ास निकालने का साधन होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन सी है ये अवास्तविक संघर्ष है, और बाकी तीन जो लाइन लिखी हैं, तीन ऑप्शन हैं, ये वास्तविक संघर्ष के उदाहरण हैं, या वास्तविक संघर्ष की विशेषताएं हैं। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। डैरेनडॉर्फ के अनुसार वर्ग संघर्ष की हिंसात्मक कब हो जाती है, यानी वायलेंस कब कम हो जाता है। तो डैरेनडॉर्फ के अनुसार वर्ग संघर्ष की हिंसात्मकता, ठीक है, कब कम हो जाती है, जब सामाजिक गतिशीलता के मार्ग खुले हों, जब समाज में पूर्ण समानता आ जाए, जब संघर्ष को पूरी तरह दबा दिया जाए, जब आर्थिक संसाधनों का अभाव हो। तो कौन सी कंडीशन होती है जब संघर्ष में हिंसा कम होगी, वायलेंस कम होगा। ठीक है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जब संघर्ष तो होगा लेकिन वो हिंसात्मक कम होगा। ठीक है, तो बताइए चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए विक्रम चौधरी जी सही आंसर दिया आपने, बहुत जल्दी आंसर दिया। देखिए, अगर समाज क्लोज सोसाइटी है तो संघर्ष हमेशा हिंसात्मक होगा। ठीक है, लेकिन अगर ओपन सोसाइटी है, सभी को आगे बढ़ने का बराबर का मौका मिलेगा, सभी को अपनी तरक्की करने के बराबर के मौके मिलेंगे, तो हिंसा क्यों होगी, स्वाभाविक सी बात है। यानी जब समाज में गतिशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, योग्यता का महत्व होगा, सोसाइटी ओपन होगी, क्लोज नहीं होगी, तो स्वाभाविक सी बात है संघर्ष क्यों होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी संघर्ष समूह के आंतरिक सामंजस्य को बढ़ाता है, यह अवधारणा विशेष रूप से किसके द्वारा विकसित की गई है। अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। भारी संघर्ष समूह के आंतरिक सामंजस्य को बढ़ाता है, यह कथन किसका है। ये छोटा सा स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट भी पूछा गया है आपसे कि जब भी कोई भारी संघर्ष होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आंतरिक सामंजस्य बढ़ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि भारत की बात करें तो भारत संप्रदायों में, धर्म में, जातियों में बटा हुआ है, नस्लों में बटा हुआ है। लेकिन जब बात आती है भाई भारत पाकिस्तान युद्ध की, बात आती है कोई आतंकवाद की, तो पूरा भारत एक हो जाता है। फिर हम जातवाद को नहीं देखते हैं, फिर हम धर्म को नहीं देखते हैं, पूरा भारत एक हो जाता है। यानी जब भी कोई भारी संघर्ष होता है तो इंटरनल जो हमारा ढांचा है वो क्या हो जाता है, अचानक से आंतरिक एकता पैदा हो जाती है। यही प्रश्न पूछा गया है कि भारी संघर्ष से क्या होता है, समूह में आंतरिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलता है। तो ये विचार किसका है, कार्ल मार्क्स का, मैक्स वेबर का, लेविस क्रोजर का, या रॉल्फ डैरेनहॉफ का। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है क्रोजर का। अब देखा जाए तो ये क्रोजर का स्टेटमेंट भी नहीं है, ये क्रोजर ने स्टेटमेंट उधार लिया है, इसके प्रेरणा से प्रेरित होकर दिया है जॉर्ज सीमेल के।
जॉर्ज सीमेन ने सबसे पहले इसकी बात करी थी, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप से अपनी किताब में प्रस्तुत किया लेविस क्रोजर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 8 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्रोजर को संघर्ष प्रकारवादी कहा जाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन बन गया, इसे संघर्ष प्रकारवादी कहते हैं, क्रोजर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? उन्होंने ये सिद्ध किया कि संघर्ष समाज में एकीकरण और अनुकूलन बनाए रखने में सहायक होता है। यानी संघर्ष को प्रकारवादी दृष्टिकोण से देखा है, संघर्ष को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने वाला व्यक्ति कौन है? लेविस क्रोजर। इसीलिए लेविस क्रोजर के संघर्षवादी विचारों को क्या कहते हैं? संघर्ष प्रकारवादी कहा जाता है लेविस क्रोजर को। जैसे हम कहते हैं व्यक्तिगत प्रकारवादी या जैविक प्रकारवादी किसे कहते हैं? मेलिनोवस्की को कहते हैं। उसी प्रकार संघर्षवादी या संघर्ष प्रकारवादी कहा जाता है लेविस क्रोजर को। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष को क्या किस रूप में देखते हैं? वो समाज में एकता पैदा करने वाले कारक के रूप में देखते हैं। वो समाज में संतुलन लाने वाले, अनुकूलन में सहायक संस्था के रूप में देखते हैं संघर्ष को। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यानी ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न आते हैं, डेरेनहॉफ के द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत में कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन बन गया। अभी आपने देखा था संघर्ष प्रकारवादी किसे कहते हैं? लेविस क्रोजर को कहते हैं। अब यहां पे एक और क्वेश्चन बन गया, द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा या जोड़ी बनाने वाला प्रश्न बन सकता है। तो द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत किसने दिया है? डेरेनहॉफ ने दिया है। अब क्या है ये सिद्धांत, इसको भी समझ लीजिए। समाज के दो चेहरे होते हैं, संघर्ष और मैतक के। ठीक है, संघर्ष सदैव समाज के लिए बुरा और विखंडनकारी होता है, संघर्ष मैतकता और एकीकरण की ओर अग्रसर करता है। तो बताइए द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत में कौन सा विचार है जो डेरेनहॉफ ने दिया है? तो पहला विचार तो सही है, उन्होंने समाज में हमेशा संघर्ष और शांति या एकता की बात करी है कि समाज में एकता भी होती है, समाज में सामंजस्य भी होता है और संघर्ष भी होता है। समाज में संघर्ष हमेशा समाज में एकीकरण भी लेके आता है, अनुकूलन करने में सहायक होता है, ये बात भी समर्थन किया है डेरेनहॉफ ने। लेकिन संघर्ष सदैव, यहां पे क्या लिखा है? सदैव, सदैव समाज के लिए बुरा और विखंडनकारी होता है, नहीं, ये बात का समर्थन नहीं किया है डेरेनहॉफ ने। यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, क्रोजर के अनुसार संघर्ष की आवृत्ति और तीव्रता के बीच कैसा संबंध पाया जाता है? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आप थोड़ा सा इतिहास को पढ़ें तो बहुत आसान हो जाता है गांधी जी के आंदोलनों को पढ़ना। कई बार गांधी जी की जब आप आज़ादी की लड़ाई पढ़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं, तो हर बार गांधी जी की आलोचना होती है। गांधी जी ने बहुत जल्दी आंदोलन को समाप्त कर दिया। ठीक है भाई, चाहे आप असहयोग आंदोलन को देखिए, चाहे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को देखिए, गांधी जी हमेशा किसी आंदोलन को चरम पर पहुंचाकर उसको खत्म कर देते थे या उसका कहीं ना कहीं समापन कर देते थे। इसको आपको अगर सही तरीके से समझना है गांधी जी की रणनीति को, तो इस आंसर से आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि भाई क्रोजर के अनुसार संघर्ष की आवृत्ति और तीव्रता के बीच में क्या संबंध है? तो क्रोजर कहते हैं आवृत्ति अधिक होने पर तीव्रता भी अधिक होगी, आवृत्ति अधिक होने पर संघर्ष की तीव्रता कम होगी, आवृत्ति कम होने पर संघर्ष की तीव्रता कम होगी, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो बताइए। ठीक है, सीधी सी बात है। आपको इसका हाँ देखिए, विक्रम जी ने एक उदाहरण दिया, अन्ना हजारे, जीता जागता उदाहरण है इसका। गांधी जी ने जो भी आंदोलन किए वो हर साल क्यों नहीं किए? 1920-21 में शुरू होता है असहयोग आंदोलन, फिर जाके 1931-31 में शुरू होता है दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, फिर जाके 1942 में होता है भारत छोड़ो आंदोलन। इतना गैप क्यों? क्या संघर्ष एकदम क्या अंग्रेज हमारे हितकारी हो गए थे बीच में? नहीं, कारण यही है आवृत्ति और इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर लगातार आप हर 6-6 महीने में आंदोलन करेंगे, हर 2-2 महीने में भूख हड़ताल करेंगे, कोई नहीं सुनेगा आपकी। यही कारण है कि अन्ना हजारे का जो दिल्ली में आंदोलन हुआ वो बहुत प्रभावकारी रहा, लेकिन उसी के 2 महीने बाद उन्होंने 1-1.5 महीने बाद ही मुंबई में आंदोलन किया, खाली मैदान पड़ा था। क्यों? क्योंकि आपने इंटेंसिटी को नहीं समझा। यानी आंदोलन जितना अधिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, हर 3-3 महीने में अगर आप भूख हड़ताल करेंगे, हर 6-6 महीने में आप आंदोलन करेंगे, रैली निकालेंगे, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्लियर? ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यही बात करी है क्रोजर ने कि हर साल आप लेके अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में, कारखाने में श्रमिक जो हैं, श्रमिक संगठन या ट्रेड यूनियन
हर महीने में हड़ताल करना शुरू कर दें तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, प्रबंधक फिर उनकी बातों को सीरियसली लेना ही बंद कर देगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ठीक है। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को समझना बहुत जरूरी है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 12, पूंजी का वियोजन की अवधारणा से डेरेनहॉफ का क्या तात्पर्य है। अभी हम बात कर ही रहे थे पूंजी के वियोजन की, ये अमेरिका में खूब हो रहा है, ठीक है। हम बड़े खुश होते हैं कि भाई भारत में, अमेरिका में देखो अमेरिकी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। वो भारतीयों को सीईओ क्यों बना रहे हैं, जबकि मालिक तो वही रहते हैं। वो सैलरी पर सुंदर पिचाई को या सत्या नडेला को क्यों हायर करते हैं। यही है पूंजी का वियोजन। पूंजी का पूर्ण विनाश करने के लिए, पूंजी का कुछ हिस्सा हाथों में केंद्रित हो जाने के लिए, स्वामित्व और नियंत्रण को अलग अलग हाथों में रखने के लिए, या सरकारी हस्तक्षेप के कारण पूंजी का समान वितरण करने के लिए। तो ऐसा क्यों करते हैं पूंजी का वियोजन। तो यहां पर याद रखिए, डेरेनहॉफ कहते हैं पूंजी के वियोजन में कि जब पावर को अलग कर दिया जाए और स्वामित्व को अलग कर दिया जाए, ठीक है। यानी स्वामित्व को और नियंत्रण को अलग अलग आपने कर दिया, ऑनरशिप किसी एक के अलग के पास है और कंट्रोल कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। सत्या नडेला के पास या सुंदर पिचाई के पास गूगल का कंट्रोल है, स्वामित्व नहीं है। स्वामित्व तो गूगल का लैरी पेज को सरगेई ब्रिगन के पास है। क्लियर है, वही चाहता है सत्या नडेला को, सब चाहे सुंदर पिचाई को भी हटा सकते हैं। क्लियर यहां तक। तो स्वामित्व और नियंत्रण को अलग अलग कर दिया गया है। यही आजकल अमेरिकन कंपनियां यही करती हैं और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर वो भारतीयों को अपॉइंट करती हैं। क्लियर, इसी को कहते हैं पूंजी का वियोजन। अगला क्वेश्चन, क्रोजर के वास्तविक संघर्ष के बारे में क्या सत्य है। अभी आपने देखा था क्रोजर के अवास्तविक संघर्ष के बारे में पूछा गया था। अब आ रहा है बात वास्तविक संघर्ष की। यह केवल आवेश के कारण होता है, नहीं, आवेश के कारण अवास्तविक संघर्ष होता है। दंगे फसाद हो जाना, ये गुस्से में कुछ भी कर देना, बसों में आग लगा देना, ये अवास्तविक संघर्ष का लक्षण है। ये विशिष्ट लक्ष्यों साधनों की प्राप्ति के लिए एक साधन के रूप में होता है। ये नियमों समझौतों की कोई गुंजाइश नहीं होती, नहीं, नियमों समझौते कहां नहीं होंगे, अवास्तविक संघर्ष में नहीं होते हैं। वास्तविक संघर्ष में हमेशा नियम कायदे होते हैं। यह सदैव हिंसात्मक होता है, नहीं, वास्तविक संघर्ष हमेशा अहिंसक होता है। ठीक है, रखिएगा। इसका मतलब सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। डेरेनहॉफ ने पार्सन की आलोचना करते हुए प्रकारवाद को क्या कहा है। ठीक है, तो पार्सन के बहुत बड़े आलोचक हैं डेरेनहॉफ, एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द दिया है उनके लिए। ठीक है, क्या कहा, एक वैज्ञानिक यथार्थ कहा है, एक यूटोपिया मात्र कहा है, समाज का वास्तविक चेहरा कहा है, या तार्किक सिद्धांत कहा है। तो पार्सन के प्रकारवाद को क्या कहा है आलोचना करते हुए, किसने, डेरेनहॉफ ने। ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसके अर्थ को समझना भी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि पार्सन का प्रकारवाद एक यूटोपिया है। यूटोपिया मतलब एक आदर्श स्थिति। अगर आपने थोड़ा सा, ठीक है, फिलॉसफी पढ़ी हो या प्राचीन इतिहास पढ़ा हो, विश्व का इतिहास या राजनीति विज्ञान पढ़ा होगा, तो प्लेटो की एक अवधारणा थी। प्लेटो ने भी एक आदर्श राज्य की बात करी है जिसे यूटोपिया कहा गया था। एक ऐसा आदर्श राज्य जहां सब कुछ शांति होगी, सब कुछ नियम कानून के हिसाब से चलता है। ठीक उसी प्रकार डेरेनहॉफ भी पार्सन के प्रकारवाद को यूटोपिया कहते हैं। क्यों, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्सन के प्रकारवाद में हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है। पार्सन अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, समाज को बनाए रखने के लिए हिंसा को स्वीकार ही नहीं करते हैं, संघर्ष को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। यही कारण है कि इनके प्रकारवाद को क्या नाम दे दिया, आदर्शवादी, यानी यूटोपियन नाम दे दिया। यानी वो कंडीशन जो आइडल है, कभी प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। क्रोजर के अनुसार संघर्ष के उदय के लिए असमानता के साथ और किस कारक का होना आवश्यक है। तो क्रोजर कहते हैं संघर्ष कब होगा, पहला कारण तो है असमानता, यानी असमता हो, ठीक है, भेदभाव हो, पहला कारण जरूरी है। और दूसरा कारण कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि, सापेक्षिक वंचना, धार्मिक कट्टरता या आर्थिक मंदी। तो बताइए क्रूजर के अनुसार, ठीक है, कि भाई संघर्ष का दूसरा कारण क्या होगा। एक कारण तो ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक कारण तो दिया गया है असमता, और दूसरा कारण क्या होगा इसमें। जी हाँ, विक्रम चौधरी जी, गांधी जी का राम राज्य की अवधारणा, वो भी अपने आप में यूटोपिया है। राम राज्य ही अपने आप में यूटोपिया है, आदर्शवादी है, यानी जहां पर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सही आंसर क्या होगा, सापेक्षिक वंचना। सापेक्षिक वंचना क्या होता है कि मेरे पास इतना कम क्यों है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपए प्रति माह है और किसी की 1 लाख रुपए हो, किसी की 1.5 लाख रुपए है।
तो 50,000 वाला सोच रहा है कि मेरे पास 1.5 लाख की सैलरी क्यों नहीं है। 1 लाख वाला भी सोच रहा है कि मेरे पास 1.5 लाख क्यों नहीं है, 1.5 लाख रुपए प्रति माह की मेरे पास वेतन क्यों नहीं मिलता मुझे। यानी हमेशा हम तुलना करते हैं और तुलना करने के चलते क्या करते हैं, अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसे एक्सेप्ट नहीं करते, और जो कहीं ना कहीं तुलना करके या हीन भावना ग्रहण कर लेते हैं अपने आप को, इसे कहते हैं सापेक्षिक वंचना। तो ये सापेक्षिक वंचना और असमता, ये दो ऐसे कारक हैं जो संघर्ष को पैदा करते हैं। क्लियर। रॉल्फ डेरनहॉफ ने किन दो विचारकों के बीच पुल बनाने का काम किया है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने डेरनहॉफ के विचारों को पढ़ा है तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न बन जाता है ये। काम्टे, मार्क्स और मैक्स वेबर, दुर्खिम और पार्सन, मार्क्स और स्पेंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताइए किसके बीच में सेतु का काम किया है डेरनहॉफ ने। पहली बात तो डेरनहॉफ क्या कहते हैं, अगर आंसर नहीं भी मालूम है तुक्का लगा सकते हैं आसानी से आप। कैसे तुक्का लगाएंगे, ध्यान समझिए। ठीक है, प्रदीप जी ने सही आंसर दिया है, विक्रम जी ने भी सही आंसर दिया है, शिल्पा जी ने भी सही आंसर दिया, बहुत अच्छे। अब जिनको नहीं मालूम है तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन ध्यान समझिए। डेरनहॉफ क्या कहते हैं संघर्ष के बारे में, वो कहते हैं संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि सत्ता का असमान वितरण है। अब सत्ता की बात आती है तो सत्ता अथॉरिटी की बात आती है। अथॉरिटी का विचार किसने दिया, मैक्स वेबर ने दिया था। और संघर्ष का विचार किसने दिया, क्रांति का विचार किसने दिया, मार्क्स ने दिया है। तो सेतु किसके बीच बन गया, मार्क्स और वेबर के बीच सेतु बन गया। यानी कार्ल मार्क्स की तरह संघर्ष को अनिवार्य मानते हैं, लेकिन कारण क्या मानते हैं, मैक्स वेबर का सत्ता वाला कॉन्सेप्ट, यानी सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का कारण होता है। इससे क्या हुआ, इससे दोनों के विचारों को ग्रहण किया और दोनों के विचारों पर पुल खड़ा करके अपने विचार प्रकट किए हैं डेरनहॉफ ने। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता क्रोजर के कठोर सामाजिक संरचना सिद्धांत से जुड़ी हुई है। अब देखिए, क्रोजर के कठोर सामाजिक संरचना सिद्धांत की बात हो रही है। ये संघर्ष बार बार और कम तीव्रता के होते हैं। संघर्ष को दबाया जाता है जिससे अंततः बड़ा और हिंसात्मक विस्फोट होता है। ये सुरक्षा बल की पर्याप्त व्यवस्था होती है। ये समाज बहुत अधिक अनुकूलनशील होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है किसके, कठोर सामाजिक संरचना की। ध्यान से समझिए, अगर किसी भी समाज की संरचना काफी कठोर होगी तो क्या होगा, तो वहां पर क्या संघर्ष बार बार हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। क्या वहां पर सुरक्षा बल की व्यवस्था होगी, नहीं होगी। क्या वहां पर समाज अनुकूलन कर पाएगा संघर्ष के लिए, नहीं कर पाएगा। तो जब समाज बहुत कठोर सामाजिक संरचना होती है तो क्या होता है, वहां संघर्ष को दबाया जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में फिर विस्फोटक की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर आप युवाओं के संघर्ष को दबाएंगे, हर साल पेपर लीक होता रहे, वैकेंसी नहीं आए, बेरोजगारी बढ़ती रहे, ठीक है, महंगाई बढ़ती रहे, तो कब तक आप दबाएंगे, कब तक आप मीडिया के माध्यम से सब कुछ अच्छा है ये बताने की कोशिश करेंगे। एक समय के बाद क्या होगा, एक समय के बाद क्रांति पैदा हो जाती है। ठीक है, जैसे जेनजी आंदोलन हुआ देखिए पिछले साल नेपाल में, क्या हम देखते हैं कि सत्ता परिवर्तित हो गई बांग्लादेश में। ठीक है, हौसनी मुबारक की सत्ता चली गई थी 2011 में जैस्मिन क्रांति में। अब लीबिया में देखिए, अब्दुल गफ्ताफी की सत्ता चली गई थी, 28 साल तक वो राष्ट्रपति रहे थे लीबिया के। तो जैस्मिन क्रांति के चलते 3 देशों में सत्ता का परिवर्तन हो गया। बात अलग है कि वो कहीं ना कहीं पश्चिमी ताकतों का हाथ था, लेकिन हमेशा ऐसा होता है जब संघर्ष ज्यादा होता है और दबाया जाता है तो वो क्रांति का रूप लेता है, विस्फोटक की स्थिति पैदा हो जाती है। यही विचार प्रकट किया है क्रूजर ने कि समाज की कठोर संरचना ही समाज में क्रांति को पैदा करती है, संघर्ष को पैदा करती है। अगला क्वेश्चन, डेरनहॉफ के अनुसार संघर्ष का संस्थागतकरण क्या है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि संघर्ष का संस्थागतकरण क्या होता है। पहले तो मीनिंग को समझना भी जरूरी है ना। तो वह भी सी बात है, आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 7 में क्या लिखा गया है, समाज शास्त्र का संस्थागतकरण। ठीक उसी प्रकार से संघर्ष की बात हो रही है कि संघर्ष का संस्थागतकरण क्या होता है। इसके अनुसार, डेरनहॉफ के अनुसार, संघर्ष को बलपूर्वक कुचलना, संघर्ष को नियमों, बातचीत और सामूहिक सौदेबाजी के दायरे में लाना, समाज से संघर्ष को जड़ से मिटा देना और केवल अदालती कार्यवाही करना। क्या होता है संघर्ष का संस्थागतकरण। आप देखते हैं कार्ल मार्क्स जो बात करते हैं कि भाई पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में संघर्ष होने की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। क्यों नहीं उखड़ा पूंजीवाद, दुनिया भर से कहीं पर भी साम्यवादी सरकार क्यों नहीं आ पाई, पूंजीवाद खत्म क्यों नहीं हुआ, श्रमिकों की सत्ता क्यों स्थापित नहीं हो पाई। कारण यही है क्योंकि क्या किया गया, संघर्ष का संस्थागतकरण कर दिया गया। श्रमिकों ट्रेड यूनियन बनाई गई बड़े पैमाने पर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1917-1918 में। इससे यह हुआ कि उनकी आवाज रखने वाली कोई संस्था बन गई।
सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा दिया गया, मध्यस्थता को बढ़ावा दिया गया, श्रम कानून बनाए गए, तो भी जरूरत क्या है संघर्ष करने की। तो ऐसे में आपने संघर्ष को क्या कर दिया, संस्थागत कर दिया, इसको ऑर्गेनाइज कर दिया अपने आप में, जिसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही आंसर है। क्रोजर के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक संघर्ष समाज के लिए कब सबसे अधिक हानिकारक होता है। अब देखिएगा, आंतरिक संघर्ष की बात हो रही है, तो आंतरिक संघर्ष हानिकारक कब हो जाएगा, जब समाज बहुत लचीला हो, जब वह बुनियादी मूल्यों को चुनौती देता है, जब वह छोटी छोटी मांगों के लिए होता है, जब वह सुरक्षा बाल्ब की तरह कार्य करता है। आंतरिक संघर्ष जरूरी है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंतरिक संघर्ष विनाशकारी तब हो जाता है जब वो समाज की बुनियादी मूल्यों को ही हानि पहुंचाने लगे। सीधी सी बात है, आप आंदोलन के नाम पर राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे, आप आंदोलन के नाम पर, क्रांति के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देने लगे, अलगाववाद को बढ़ावा देने लगे, तब ये आंतरिक संघर्ष हानिकारक हो जाता है। जैसे मणिपुर में देखिए, मैतेई और कुकी समुदाय, दो समुदायों का संघर्ष चल रहा है, लेकिन इस संघर्ष में अगर कोई समुदाय विदेशी ताकतों की सहायता लेने लगे, फिर ये आंतरिक संघर्ष देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी कोई संघर्ष बुनियादी मूल्यों को चुनौती के लिए पैदा कर दे, यानी ऐसा संघर्ष पैदा हो जाए कि हमें भारत के साथ रहना ही नहीं है, हम अलग देश की मांग करते हैं, तो फिर इस प्रकार का आंतरिक संघर्ष कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण बन जाता है, हानिकारक हो जाता है। डेरनहॉफ के प्रबंधकीय वर्ग के बारे में क्या सही है, प्रबंधकीय वर्ग के बारे में क्या बताया है। ठीक है, वे कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, वे उनके पास वास्तविक नियंत्रण होता है, लेकिन वे मालिक नहीं होते हैं, वे सरबराह वर्ग का हिस्सा हैं, उनके पास कोई सत्ता नहीं है। तो बताइए प्रबंधकीय वर्ग के बारे में डेरनहॉफ के विचार क्या हैं। जैसे हम कहते हैं कि सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, ठीक है, या सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, लेकिन वो मालिक नहीं है, याद रखिएगा, वो मैनेजमेंट में शामिल हैं, कंट्रोल उनके पास है, किसको नौकरी पे रखना है, किसको हटाना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मालिक नहीं है। यही है प्रबंधकीय वर्ग के बारे में किसके विचार, डेरनहॉफ के विचार। अगला क्वेश्चन, क्रोजर के संघर्ष सिद्धांत पर किस विद्वान का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, तो क्रोजर का जो संघर्षवादी मॉडल है, संघर्षवादी विचार है, उस पर किसका प्रभाव पड़ा है अधिकांश, ये प्रश्न पूछा गया है। कार्ल मार्क्स, दुर्खिम, सीमेल या पार्सन। तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं इससे पहले भी, ठीक है, कि सीमेल के विचारों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है इसके ऊपर, याद रखिएगा, लेविस क्रोजर पे। डेरनहॉफ के अनुसार आधुनिक समाज बंद व्यवस्था नहीं है, ये तो सही बात है, मॉडर्न सोसाइटी क्लोज सिस्टम या क्लोज क्लास नहीं है। कारण, आधुनिक औद्योगिक समाज में सामाजिक गतिशीलता संघर्ष की तीव्रता को कम करने में सहायक होती है। तो मॉडर्न सोसाइटी क्लोज सोसाइटी नहीं है, ये तो सही बात है। और क्यों नहीं है, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, सामाजिक गतिशीलता ज्यादा होती है, और सामाजिक गतिशीलता के चलते क्या होता है, संघर्ष नहीं होता है और मोबिलिटी बनी रहती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्रोजर के अनुसार इनोवेशन कब उत्पन्न होता है। जब समाज पूर्ण शांति हो, जब वैचारिक संघर्ष पुरानी और बेकार परंपराओं को तोड़ते हैं, जब सरकार तानाशाही हो, जब कोई सामाजिक गतिशीलता ना हो। तो इनोवेशन कब होगा, इनोवेशन तभी होता है जब आप पुरानी मान्यताओं को तोड़ते हैं। आप पुरानी मान्यताओं को अपनाने के साथ इनोवेटिव नहीं हो सकते। तो पुरानी वैचारिक संघर्ष तभी होगा जब आप पुरानी मान्यताओं को तोड़ेंगे, बेकार की परंपराओं को तोड़ेंगे, तभी इनोवेशन संभव हो पाता है। डेरनहॉफ की पुस्तक द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। अब देखिए, किताब से भी क्वेश्चन बना और साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि किस वर्ष पब्लिश हुई है, किस वर्ष प्रकाशित हुई है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया, द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, डेरनहॉफ है। किताब कब पब्लिश हुई है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, 1959, 1967, 1988, 1975। तो बताइए किस वर्ष पब्लिश हुई थी। ऐसे क्वेश्चन गलत ज्यादा होते हैं। आपने बहुत सोशियोलॉजी पढ़ा है, ठीक है, आप एकदम विद्वान हो चुके हैं सोशियोलॉजी के, लेकिन तब भी ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि डेटाबेस है, भूल गए तो भूल गए, सीधी सी बात है। तो 1988 में ये किताब पब्लिश हुई थी। क्रोजर के अनुसार लचीले समाजों में संघर्ष का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो समाज में क्या होता है, थोड़े से लिबरल सोसाइटी होती है, लचीला समाज होता है, कठोर समाज नहीं, लचीला समाज होता है, वहां संघर्ष का क्या प्रभाव पड़ता है।
व्यवस्था पूरी तरह से बिखर जाती है। बार बार होने वाले छोटे संघर्ष व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। संघर्ष कभी होता ही नहीं है, समाज पिछड़ जाता है। जो लिबरल सोसाइटी होती हैं, जहाँ डेमोक्रेटिक सोसाइटियाँ होती हैं, वहाँ छोटे मोटे संघर्ष होते रहते हैं और इसी से समाज में बैलेंस बना रहता है। ठीक है, यही सबसे अच्छी बात होती है लिबरल सोसाइटी की। निम्नलिखित में से किसने क्रोजर के सिद्धांत को संघर्ष प्रकारवादी की संज्ञा दी है? तो क्रोजर को संघर्ष प्रकारवादी कहा जाता है, तो ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हम देख चुके हैं संघर्ष प्रकारवादी क्यों कहा गया था। एक प्रश्न अभी हमने देखा था कथन कारण वाले प्रश्न। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्रोजर के सिद्धांत को संघर्ष प्रकारवादी किसने कहा है? कन्फ्लिक्ट फंक्शनल किसने कहा है? फंक्शनलिज्म किसने कहा है? ठीक है, आर के मर्टन, जोनाथन टर्न, रेडल कॉलिंस और लुइस वर्थ। तो किसने कहा है? ठीक है, संघर्षवादी विचारक या संघर्ष प्रकारवादी कहा है क्रोजर को या क्रोजर के सिद्धांत को। सही आंसर क्या है? जोनाथन टर्न ने। इसे क्वेश्चन गलत पेपर बिगाड़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए तो याद हो जाता है, फिर आप भूलते नहीं है। लेकिन डेटा ऐसा है कि आप 4 बार याद कर लो तब भी गलती होने की संभावना होती है। डेरनहॉफ के अनुसार शक्ति और सत्ता के बीच में क्या अंतर है? क्योंकि शक्ति का समान वितरण ही संघर्ष को पैदा करता है। ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है डेरनहॉफ का। लेकिन यहां प्रश्न पूछा गया है कि शक्ति में और सत्ता में, पावर में और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है? शक्ति कानूनी होती है, सत्ता नहीं। सत्ता पदों में निहित होती है, जबकि शक्ति व्यक्तिगत हो सकती है। सत्ता केवल युद्ध में काम आती है, कोई अंतर नहीं है। तो बताइए शक्ति में और सत्ता में क्या डिफरेंस है? सही आंसर क्या है? जब पहला क्वेश्चन पे हमने चर्चा की थी, याद रखिए डेरनहॉफ ने क्या कहा था? सत्ता व्यक्ति में नहीं होती है, सत्ता हमेशा पद में होती है। लेकिन शक्ति किसमें होती है? शक्ति व्यक्तिगत हो सकती है। महात्मा गांधी के पास कोई पद नहीं था, उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आंदोलन खड़ा कर सकते थे। ये उनकी व्यक्तिगत शक्ति थी अपने आप में। ठीक है, क्रोजर के अनुसार सांप्रदायिक दंगे किस प्रकार के संघर्ष का उदाहरण है? अब सांप्रदायिक दंगे जब होते हैं तो क्या योजनाबद्ध तरीके से होते हैं? आजकल तो योजनाबद्ध तरीके से ही होते हैं, लेकिन क्या योजनाबद्ध तरीके से होते हैं? क्या उनके पीछे कोई लक्ष्य होता है? ठीक है, क्या वो संगठित तरीके से होते हैं? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब सांप्रदायिक दंगे किस प्रकार का संघर्ष होगा? एक अवास्तविक संघर्ष होता है। कैसे होता है? एक अवास्तविक, बिना किसी सर पैर का। डेरनहॉफ के अर्ध समूह की क्या विशेषता है? तो आपने पढ़ा था कि भाई डेरनहॉफ ने क्या कहा था? समूह निर्माण की 3 प्रक्रिया बताई थी। पहले अर्ध समूह बनता है, फिर हित समूह बनता है, फिर संघर्ष समूह बनता है। तो ये अर्ध समूह की विशेषता क्या होती है? ये पूरी तरह से संगठित समूह है। ये समान पद वाले लोग हैं जो अपने साझा हितों के प्रति अभी जागरूक नहीं हैं। इनका अपना एक संविधान होता है। ये संघर्ष के लिए हमेशा मैदान में रहते हैं। तो अर्ध समूह ऐसे लोगों का समूह है जिनके मुद्दे एक समान हैं, जो एक ही रैंक में बैठे हुए हैं, जिनकी परिस्थितियां एक समान हैं, बस उनमें जागरूकता की कमी है, इसलिए वो संगठित नहीं हो पाए हैं। ऐसे लोगों को अर्ध समूह कहा है, इसने डेरनहॉफ ने। निम्नलिखित में से कौन सा विचार डेरनहॉफ और क्रोजर दोनों में समान है? तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों ही संघर्षवादी विचारक हैं, तो कुछ मामलों में दोनों के विचारों में समानता भी है। संघर्ष केवल विनाशकारी होता है, नहीं, दोनों ही नहीं मानते। संघर्ष समाज का अनिवार्य और प्राकृतिक हिस्सा है, इस बात पे दोनों सहमत हैं। संघर्ष का एकमात्र कारण पूंजी है, नहीं, डेरनहॉफ कहते हैं कि संघर्ष का कारण क्या है? सत्ता का समान वितरण। और क्रूजर कहते हैं संघर्ष का कारण है सापेक्षिक वंचना और असमता। क्रांति ही संघर्ष का एकमात्र साधन है, यह विचार तो दुर्खिम का है, मार्क्स का है, ना कि क्रूजर या डेरनहॉफ का। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही संघर्ष को अनिवार्य मानते हैं, दोनों ही इसे नेचुरल मानते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा लेविस क्रोजर के और डेरनहॉफ के विचारों को। दोनों ही संघर्षवादी विचारक हैं और एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में यूनिट नंबर 3 में इन्हें शामिल किया गया है। बात अलग है कि दुर्खिम की तरह या मेलिनोवस्की की तरह या एमएन श्रीनिवास की तरह इनसे कोई 5 या 6 क्वेश्चन नहीं बन सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। दोनों से अगर मिला के क्वेश्चन पूछे भी जाएं तो एक क्वेश्चन कॉलिंस से और एक क्वेश्चन डेरनहॉफ से बन सकता है। लेक्चर सुबह होगा 9 बजे और अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। 25 क्वेश्चन एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे रॉबर्ट मर्टन पर और 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे पार्सन पर। क्लियर? चलिए, कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।